व्यू 360 में। सऊदी सहाफ़ी के हक में आवाज़ उठाने वाले सदर अर्दवान अपने मुल्क में कैद सहाफ़ियों को भी इंसाफ दें, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। क्या आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाले जहाज़ दोबारा हकीकत बन सकते हैं? और रेलगाड़ी को पटरी पर रखने वाले की मैन की कहानी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कलअदम करार दी गई तंजीमें क्या फिर से पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पर सरगर्मियाँ जारी रख सकती हैं? तफसीलात कुछ ही देर में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ सारा जमान, यह है व्यू 360। शुरू करेंगे वाशिंगटन से, जहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को पार्सल बॉम्ब मौसूल होने के बाद परेशानी की लहर दौड़ गई है। पिछले 2 रोज़ के दौरान पुलिस ने साबिक़ सदर बराक ओबामा, नायब सदर जो बाइडन, हिलरी क्लिंटन और ओबामा इंतज़ामिया के दीगर आला एहलकारों को पार्सल में भेजे गए बॉम्ब्स तहवील में लिए हैं। तहकीकात इस मामले की अब तक कहाँ पहुँची हैं, उसकी तफसीलात लेकर आए हैं साकिब उल इस्लाम। जी साकिब। जी सारा, इन पैकेजेस की तादाद इस वक्त 10 हो चुकी है जो डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं और उससे मुंसलिक लोगों को भेजे गए हैं। और इतलात के मुताबिक इस वक्त तफ्तीशी इदारे रियासत फ्लोरिडा के जनूबी इलाकों में शवाहिद की तलाश कर रहे हैं, जहाँ कायम डाक की तरसील के एक बड़े सेंटर में रात को तलाशी ली गई है। और इस सेंटर से कम एक पैकेज भेजा गया था जो कि कांग्रेस वूमेन डेबी शोल्ट्ज को मिला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही पैकेज पहले साबिक अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर को भेजा गया था, जिस पर वापसी का पता डेबी शोल्ट्ज का था। मजीद इसके बारे में तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। The media also has a responsibility. सदर ट्रंप ने जहां डाक में भेजे गए इन पैकेजेस को अमरीकी जमहूरियत पर एक हमला करार दिया, वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस नफरत को फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन बहुत से सियासतदान सदर ट्रंप पर भी ऐसी नफरत अंगेज जुबान के इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हैं जिससे तशद्दुद की हौसला अफजाई होती है। संजीदा मसाइल पर सख्त गुफ्तगू और तशद्दुद पर उभारने वाली जुबान के इस्तेमाल में फ़र्क है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने मीडिया पर सदर ट्रंप से मुतासिबाना रवैया बरतने का इल्जाम लगाया। गुज़िश्ता रोज पहली चीज जो सदर ने की वो इस तशद्दुद की मुखालिफत थी और आपके नेटवर्क CNN ने सदर को इस तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया। ये ठीक नहीं। पकड़े जाने वाले तमाम पैकेजेस देखने में एक जैसे हैं और इनमें घरेलू साख्ता बॉम्ब हैं जो डाक के जरिए न्यूयॉर्क शहर और दीगर शहरों में लोगों को भेजे गए। ये वाज़े तौर पर सियासी राय की वजह से अवाम को डराने, उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर अकेला करने और उनके ख्यालात के बायस उन पर हमला करने की कोशिश है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो का कहना है कि पुलिस इन पैकेजेस को बनाने और भेजने वाले लोगों की तलाश कर रही है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के सादा बम बनाने वालों को पकड़ना निस्बतन आसान है। बम बनाने वालों का एक मखसूस तरीकाकार होता है। वो इन बमों में लगी तारें एक तरह से लगाते हैं, एक जैसा मवाद इस्तेमाल करते हैं और उनकी साख्त, खुसूसियात और भेजे हुए लिफाफे से आप इसकी तह तक पहुंच सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुजरिम इस्तेमाल शुदा मवाद पर अपनी जिल्द के इंतहाई बारीक ज़र्रात, लुआब और बालों को छोड़ जाते हैं, जिससे उनका पता लगाया जा सकता है। और सारा ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक FBI की इन्वेस्टिगेशन लेबॉर्ट्री जो कि यहाँ वाशिंगटन करीब ही रियासत वर्जीनिया में कायम है, वहाँ पर ये तमाम पैकेजेस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे जा रहे हैं। और इसके अलावा FBI ने एक हॉटलाइन कायम की है जहाँ पर आवाम से अपील की गई है कि वो इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मालूमात को शेयर करें। जी सर। साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब। इस साल फरवरी में सदर पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में एक तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत वो तंजीमें जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा कलअदम करार दे चुकी है, पाकिस्तान में भी कलअदम होंगी। इसका एक मकसद बैनुल-अक़वामी फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मुतमईन करना था ताकि वो पाकिस्तान को इंतहा पसंद तंजीमों तक फ़ंड्स की फरहमी रोकने में नाकाम करार देकर ब्लैक लिस्ट ना कर दे। लेकिन इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत सिर्फ 4 माह थी। हुकूमत ने इसे मंजूरी या इस पर आइन साजी के लिए इसे कौमी असम्बली में पेश नहीं किया, इसलिए ये अब नाफिजुल अमल नहीं रहा। यानी वो तंजीमें जिन्हें आलमी बरादरी अमन के लिए ख़तरनाक करार देती है, अगर नेक्टा की कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल नहीं तो पाकिस्तान में काम करने के लिए आज़ाद हो सकती हैं। यही मौक़िफ़ अपनाया है जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज़ सईद ने, जिनका कहना है कि जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत ट्रस्ट पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में नहीं, वॉच लिस्ट में है। तो दहशतगर्दी से मुतल्लिक एक अहम ऑर्डिनेंस पर कानून साजी ना करने का क्या नतीजा हो सकता है, इसी बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की मेहमान वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार सहर खान। सर, वेलकम टू व्यू 360। पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी के सामने अपने क्रेडेंशियल्स रखता है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ उसने कितने ठोस इक़दाम किए हैं। ऐसा जब लैप्स हम देखते हैं
کیا میسج ملتا ہے دنیا کو, کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کا؟ میسیج جو ملتا ہے وہ ایک بہت خراب میسیج ہے. آلریڈی پاکستان کے خلاف اتنے زیادہ الزامات ہیں کہ وہ انتہا پسند گروپس کو صرف ان کی مدد نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آپریٹ کر سکتے ہیں فریلی. جماعت الدعوہ بہت عرصے سے اس لسٹ کے اندر ہے, بلکہ امریکہ نے بھی اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیبل دیا ہوا ہے. اور جماعت الدعوہ جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں بھی تعلقات انہوں نے خراب کیے ہوئے ہیں. میرے خیال میں جو عمران خان کی حکومت ہے ان کو جلد از جلد یا تو جو امینڈمنٹ پاس ہوا تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا ایک نیا قانون بنانا چاہیے جس کے اندر وہ کہیں کہ جو بھی یونائٹڈ نیشنز کے لسٹ پہ ہیں لوگ وہ پاکستان کے اندر بھی اپلائی کریں تاکہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے وہ ان کو اپلائی کرے. کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ انڈیکیشن ہوگا کہ پاکستان سیریس نہیں ہے اور جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو گرے لسٹ ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا. اچھا, ابھی ویسے ہو کے بھی گئی FATF کا ڈیلیگیشن پاکستان سے ہو کے بھی گیا اور انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اب تک جو پاکستان اقدامات اٹھائیں, لیکن جو حافظ سعید کا اور جماعت الدعوہ کا کیس ہے یہ اپنے میں ایک پیچیدہ قسم کی سچویشن ہے, کیونکہ بھارت اور امریکہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ جو کالعدم تنظیم ہے لشکر طیبہ اب بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں جس کو ممبئی حملوں کے لیے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے, عدالتوں کے سامنے ابھی تک وہ پروف نہیں رکھے جا سکے جن سے یہی موقف جو ہے بین الاقوامی برادری کا وہ پاکستان میں ثابت ہو سکے, اور حافظ سعید کا موقف بھی یہی ہے کہ بھارت اور امریکہ کے پریشر میں یہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پروف جو ہے میرے خیال میں تو کافی زیادہ ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بھارت اور امریکہ کیا چاہتے ہیں, یہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات بھی کیسے ہیں, جس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو جماعت الدعوہ کے خلاف جو ہمیں ایک دم سے کوئی ایویڈنس نہیں ملتا, یا حافظ سعید جو جماعت الدعوہ جو ہے تبلیغ کرتا ہے, سیاست کے بارے میں بات کرتا ہے اور بہت کھلے عام وہ ریلیز کرتے ہیں جس کے اندر وہ آپ سمجھے پیچیدہ باتیں کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس ایویڈنس تو ہے, لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پولیس کی اپنی انکیپیسٹی ہے اور پھر دوسرا جو ہے جماعت الدعوہ کے لنکس ہیں لشکر طیبہ کے ساتھ. تو لشکر طیبہ وہ انتہا پسند گروپ ہے جس سے پاکستان ابھی بھی مدد کرتا ہے. پاکستان لیکن حافظ سعید اس کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا اب تعلق نہیں ہے لشکر طیبہ سے. بالکل حافظ سعید اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اور لیکن جب جماعت الدعوہ بنا تھا وہ لشکر طیبہ نے ہی بنایا تھا اسی مقصد کے لیے کہ وہ تبلیغ کریں, کہ وہ سیاست کے بارے میں بات کریں اور وہ اسلام کے بارے میں بات کریں, ایک سرٹن رائے قائم کریں بالکل. تو اب بے شک وہ شاید اب حافظ سعید بے شک کہہ دیں کہ بھئی ہمارا لنک نہیں ہے لشکر طیبہ کے ساتھ. جماعت الدعوہ خود بھی اب اتنا بڑا ہو چکا ہے, یعنی کراچی کے اندر جماعت الدعوہ سب سے بڑی ان کی ایمبولینس سروس ہے. تو کچھ اچھی باتیں جماعت الدعوہ نے بھی کی ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انتہا پسندی کا ہے اور اس کا ثبوت ہے. لیکن حافظ سعید کو جب بھی اریسٹ کیا جاتا ہے ان کو رہا کیا جاتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اور بھی زیادہ لنک ہمیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو آلریڈی کئی سال تک نظر بند رکھا گیا ہے اور انٹرنیشنل پریشر کے تحت ہی ان کو رکھا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ ہم نے اس ہفتے دیکھی کہ ملا برادر جو کہ طالبان تحریک جو افغان طالبان ہیں ان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک تھے, 2010 سے پاکستان میں وہ جیل میں تھے, ان کو رہا کیا گیا ہے. تو دہشت گردی کے کریڈنشلز ہو جائیں یا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہو جائیں, افغان امن جو عمل ہے وہ ہو جائے, بہت سے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے تانا بانا ملتا ہے اس رہائی کا. کیا واشنگٹن سوچ رہا ہے, کیا اس کے بارے میں یہاں پہ تاثر ہے کہ یہ اچھا اقدام تھا یا اس سے مزید کوسچنز ریز ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے بعد ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا, انہوں نے ظالم خلیلزاد کو اسپیشل ریپرزینٹیو بنایا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم طالبان سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں, جو پچھلے 1 سال سے طالبان چاہ رہے کہ امریکہ سے وہ بات کرے. تو آئی تھنک کہ یہ دکھاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو رول ہے کہ وہ اس طرح کے امن مذاکرات, اس طرح کے ڈائریکٹ ٹاکس کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کی مدد کرے اور طالبان کی بھی مدد کرے تاکہ امن مذاکرات آگے بڑھیں. عام طور پہ جب بھی اس طرح کے امن مذاکرات ہوتے ہیں پرومیننٹ لیڈرز کو جو ہے رہا کیا جاتا ہے, یا تو پرزنر سواپس ہوتے ہیں یا پرزنر ریلیز ہوتے ہیں. ایک طرح سے اوور آل گڈ ول جسچر کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. سہر خان کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھیں. سہر, تھینک یو فار یور ٹائم. دفتر خارجہ سے بھی ہم نے اس سلسلے میں رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں یہ جو لا کا جو آرڈیننس کا جو لیپس ہوا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. تو وہ جو بھی خبر ہمیں دیں گے اس حوالے سے وہ آپ پڑھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سعودی عرب پر دباؤ میں اضافہ کرتے ہوئے آج ایک بار پھر ترک صدر طیب اردوان نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب بتائے کہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کا حکم کس نے دیا اور صحافی کی لاش کہاں ہے. لیکن دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صدر اردوان پر اب زور دیا ہے کہ وہ 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد سے ترکی میں قید صحافیوں کو بھی انصاف دلانے پر توجہ دیں جن کے خلاف اب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کیے گئے.
जुलाई 2016 में तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, जिसके नतीजे में हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात हासिल हो गए। इस बगावत में हिस्सा लेने के इल्जाम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन समेत तकरीबन 1,30,000 अफराद को उनकी मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया था। अगरचे इस साल मौसम गर्मा में इमरजेंसी उठा ली गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बर्खास्त किए गए अफराद में से अक्सर अब तक मुश्किलात का शिकार हैं। एक बार नौकरी से निकाले जाने के बाद ये अफराद एक तरह से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। सरकारी इदारों में तो नामुमकिन है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हें मुलाजमत तलाश करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए ये लोग बदहाली का शिकार हैं। तुर्क हुकूमत का इल्जाम है कि ये तमाम अफराद जिलावतन मजहबी रहनुमा फतेहुल्लाह गुलन की क़यादत में हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में शामिल थे, जिसकी फतेहुल्लाह तरदीद करते आए हैं। आलमी दबाव के बाद तुर्की ने अपील्स कमीशन कायम किया था, जिसे तकरीबन 1,25,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई। तहम उनमें से 1/3 से भी कम पर काम किया गया, जबकि हर 10 में से महज एक दरख्वास्त कामयाबी से हमकिनार हुई है। सबूत के तौर पर हुकूमत ने एक ऐसे बैंक में पैसे जमा कराने के हवाले पेश किए जो अब बंद हो चुका है, या फिर किसी मखसूस अखबार का खरीदार होना या ट्रेड यूनियन की रुकनियत का इल्जाम, जबकि उस वक्त इनमें से कोई भी काम गैर कानूनी तौर पर नहीं किया गया था। मुल्क में लगाई गई इस इमरजेंसी के दौरान दर्जनों सहाफियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। तुर्की के सऊदी कौंसल खाने में वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खशोगी के कत्ल ने दुनिया भर की तवज्जो सहाफियों के खिलाफ नारवा सलूक पर मरकूज कर दी है। तुर्की के सदर तैयब उर्दुबान ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है, लेकिन तुर्की में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसे हुकूमत का दोहरा मयार करार दिया है। हम चाहते हैं कि तुर्की की हुकूमत, जिसका रिकॉर्ड सऊदी अरब से कुछ मुख्तलिफ नहीं, इस वाक़े के बाद माजी से निकलकर मुस्तकबिल में कदम रखे और शफाफ इक़दामात के जरिए सहाफ़ियों के खिलाफ नारवा सलूक का सिलसिला ख़त्म करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखने वाली वयोम ने खशोगी वाक़े पर तुर्की की जानिब से पुरजोर मजम्मत का खैर मकदम किया है। हम चाहते हैं कि तुर्की की हुकूमत इसी जोश से अपने शहरियों के लिए भी इंसाफ का तकाजा करे। तुर्की में 2 साल कबल नाफिज की गई इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद पर अब तक मुकदमा चल रहा है, जिनमें बहुत से सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन शामिल हैं। रिपोर्टर हेनरी रिजवेल के साथ फाइज़ा बुखारी, उर्दू VOA। तुर्की में 2016 की नाकाम बगावत के बाद तकरीबन 2 साल तक एक अमरीकी पास्टर एंड्रू ब्रंसन को भी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में नज़रबंद रखा गया। पास्टर ब्रंसन हाल ही में रिहा होकर वतन वापस पहुंचे हैं। वो तुर्की के शहर इज़मीर में चर्च चला रहे थे। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में पास्टर ने बताया कि कैद के दौरान 18 माह तक उन्हें ये वाज़ेह नहीं किया गया था कि उनका जुर्म क्या है। बगावत की कोशिश हो चुकी थी और जाहिर है इससे तुर्की में बहुत ज्यादा टेंशन थी। हुकूमत शदीद दबाव में थी। हम शामी मुहाजिरीन के साथ भी काम कर रहे थे और एक इंसानी बहरान था। तहम अज़मीन आने वालों में से बहुत से कुर्द भी थे जिनकी हमने मदद की। इससे तुर्क हुकूमत को परेशानी हुई क्योंकि वो PKK की जानिब से दहशतगर्दी के बारे में फिक्रमंद है। फिर हम अमरीकी और ईसाई भी हैं और ईसाइयों को अक्सर शक की निगाह से देखा जाता है, तो ये सब एक ही वक्त में हुआ। पास्टर एंड्रू ब्रॉन्सन का इस इंटरव्यू में कहना था कि वो तुर्क सदर रजब अर्दोआन से मिलकर उन्हें बताना चाहते हैं कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और उन्हें तुर्क अवाम के लिए रहमत का एक जरिया बनाना चाहता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ पे आप ये खबर पढ़ सकते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की क़यादत में मौजूद बैनुल-अक़वामी फ़ोर्सेस ने मकामी फ़ोर्सेस के साथ राब्ते का अपना तरीक़ाकार आर्जी तौर पर सिक्योरिटी के बाइस तब्दील कर दिया है। इस खबर की तफसील आप पढ़ सकते हैं urduvoa.com पर, जहाँ हमारे रेडियो के प्रोग्राम्स भी आप बराह रास्त सुन सकते हैं। हवाई जहाज़ में सफ़र करना आज भी बेशतर लोगों के लिए एक ख्वाब ही है, लेकिन आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ जहाज़ में उड़ना 80 और 90 की दहाई में ये हकीकत थी। इसे मुमकिन बनाया था यूरोपीय जहाज़ कॉन्कोर्ड ने। आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ एक खूबसूरत लग्जरी जहाज़ जिसे इस्तेमाल किया सिर्फ बरतानिया और फ्रांस की एयरलाइंस ने। 15 साल कबल 24 अक्टूबर 2003 को कॉन्कोर्ड का दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन सुपरसोनिक जहाज़ों में लोगों की दिलचस्पी ख़त्म नहीं हुई। मज़ीद जानते हैं नदीम याकूब से। तकरीबन 3 अशरों तक उमरा और फैशनेबल लोगों के लिए कॉन्कोर्ड पर सफ़र करना फ़ख्र की बात थी। न्यूयॉर्क से लंदन या पेरिस का 7.5 घंटे का सफ़र
निस्फ वक्त में तय हो जाता। मगर सन 2000 में पेरिस में जहाज के एक हादसे के बाद इसकी परवाजों को बरकरार रखना मुश्किल हो गया और 3 बरस बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रॉबर्ट वैन डर लिंडन को कंकोर्ड की आखिरी परवाज पर सफर करने का मौका मिला। बहुत ही दिलफरेब और गैर मामूली फ्लाइट थी। इसने हमें 4 घंटों से भी कम वक्त में पेरिस से वाशिंगटन डीसी पहुंचा दिया। खाना बहुत ही उम्दा था। अभी हमने खाना खत्म किया ही था तो हम घर पहुंच गए। इसे जारी न रखना अफसोस की बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का मोजज़ा था। कॉन्कोर्ड को चंद ही एयरपोर्ट से परवाज की इजाजत थी, क्योंकि जब ये टेक ऑफ करता तो इसका शोर बहुत ज्यादा होता और वैसे भी इसकी परवाजों को चलाना और इसकी देखभाल करना बहुत महंगा था। किराया ज्यादा होने के बायस कॉन्कोर्ड के मुसाफिर भी महदूद होते, लिहाजा निजी एयरलाइंस की इसमें सरमायाकारी में दिलचस्पी कम रही। मसला तो बहुत सादा था। इस जहाज की परवाज को चलाना बहुत महंगा था। वो बहुत ईंधन इस्तेमाल करता और मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं थी कि इसकी परवाजों को बरकरार रखा जा सकता। आज हम यहाँ एयर एंड स्पेस म्यूजियम में हैं, शैंटली में, और मेरे पीछे ये सुपरसोनिक जेट है कॉन्कोर्ड, जिसे सन 2003 में रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद जो है वो मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। अब कुछ कंपनीज जो हैं वो दोबारा से सुपरसोनिक जेट्स बनाने के बारे में सोच रही हैं ताकि उसे मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चंद अमरीकी कंपनियां सुपरसोनिक जहाज तैयार करने में मसरूफ हैं जो आइंदा 8-10 बरस में कमर्शियल परवाजों के काबिल होंगे। 60 और 70 की दहाइयों के मुकाबले में अब टेक्नोलॉजी तो बेहतर है, मगर ऐसी परवाजों की कामयाबी के लिए क्या हालात भी साजगार हैं? ये देखना होगा कि इसका डिज़ाइन माकूल और कारआमद है और इसे कौन खरीदेगा, कितने एडवांस में रकम देने के लिए तैयार हैं, कितने जहाज बेचे जा सकते हैं। ये उसी सूरत में काबिल अमल होगा अगर इसे तैयार करने वाले इससे मुनाफा कमा सकें। इसका मतलब ये है कि ये एयरलाइंस के लिए मुनाफा बख्श हो। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ सरगर्म गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ने तशवीश का इजहार किया है कि ऐसे जहाज चूंकि ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, इनसे फिजाई आलूदगी में इजाफा होगा। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। जहाज़ों के बाद अब रेलगाड़ी। रेल के मुसाफिरों को बहिफाजत मंजिल पर पहुंचाने वालों में एक बहुत अहम किरदार चाबी वाले का भी होता है, लेकिन उसके नाम से शायद ही कोई वाकिफ हो। ये चाबी वाला करता क्या है, जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट में। मीलों फैली रेलवे लाइन और उस पर रेंच और हथौड़े घसीटता शाहिद अब्दुल अजीज पाकिस्तान रेलवेज का 17 साल पुराना मुलाजिम, जो 3 साल से चाबी वाला कहलाता है। दाता नगर फाटक से बादामी बाग और फिर शाहदरा जंक्शन तक रोजाना 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना और आना उसकी ड्यूटी है। ट्रैक के एक एक हिस्से पर लगे नट बोल्ट की तसल्ली से जांच पड़ताल करना और ढीले हिस्सों को कसना इनके फराइज में शामिल है। मुसाफिर नहीं जानते, लेकिन ट्रेन पटरी से ना उतरे, इसमें चाबी वाले का अहम किरदार है। 7 किलोमीटर मेरा पैदल सफ़र है। रोज़ाना अपनी लाइन चेक करदा, क्रोजमेंट भी वेखनी होंदी है, लाइन टुटी भी वेखनी होंदी है, जोड़ा टुटा भी वेखना होंदा है, कलांपना कोई खराब होवे, पार्ट ना कोई थल्ले टुटा होवे। ये सारे काम कीमिਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਏ ਨੇ। 42 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 84 ਬੁਲਟੀਆਂ ਨੇ, 84 ਨਟ ਖੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲ ਦੇ। कीमैन की जिम्मेदारियां निभाने के लिए इनके पास पाना, हथौड़ा, रेंच और स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तनख्वाह तजर्बे के लिहाज से 15,000 से लेकर 24,000 रुपए तक है और महकमे में तरक्की का कोई इम्कान नहीं। 24 घंटे की सारी ड्यूटी है, बेसिकल 8 घंटे ही काम करते हैं ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲਜਲੇ ਆਉਣ। ऐसा नहीं कि रेलवे लाइनों की हालत आला हुकाम की नज़रों से ओझल हो। रेलवे के इस दर्जा चहारम के मुलाजिम के मुताबिक खबर तो सबको है, मगर बिगड़ी को संवारने में दिलचस्पी शायद ही किसी को है। जगह जगह हुण जोड़ टुटन दे ने। डेली लाहौरों जाके फिश प्लेटां लियाउणियां पैंदियां, जोड़ नਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਲੀਪਰ 6-7 ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 18-20 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ 2 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੇਟਮੈਨ ਨੇ,
ਤੇ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਐਜ਼ ਉਹ ਗੈਂਗਮੈਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਟ ਤੇ 2 ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ। इन पटरियों पर कुछ फासले बाद चाबी वाला तो बदल जाता है, लेकिन काम वही रहता है और हालात भी। ट्रेन के पटरी से उतर जाने या हादसात की सूरत में अक्सर इन्हीं मुलाजिमों को कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि इन चाबी वालों के मुताबिक ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने वाले अगर रिपोर्ट बनाने में जल्दबाजी ना करें तो शायद मुसाफिरों को की मैन की मेहनत और अहमियत का एहसास हो जाए। समन खान, उर्दू VOA, लाहौर। अमेरिका में हैलोवीन मनाई जाएगी 31 अक्टूबर को, लेकिन इस मौके पर रिलीज होने वाली हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी से कमाल दिखा दिया है। आइए देखते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स जो लेकर आई हैं वर्दा खलील। Personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. लियोनार्डो डिकैप्रियो एक बार फिर एक अनोखे किरदार में नजर आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हदायतकार मार्टिन स्कोर्सेज़ी एक बार फिर इन्हें एक मुख्तलिफ किरदार में ढालने वाले हैं। फिल्म को 1920 की दहाई की कहानी पर लिखे गए नावल किलर ऑफ द फ्लावर मून पर बनाया जा रहा है। मार्टिन और लियोनार्डो इससे कबल कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो कई ऑस्कर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, जिनमें शटर आइलैंड, एविएटर और वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट भी शामिल हैं। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। वीकेंड पे हमारा और आपका राब्ता रहेगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।